गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अपन पढ़ रहे थे मेंसुरेशन और उसकी पहली क्लास अपनी हो गई थी और उसमें आज अपन अगली क्लास शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आपका रेक्टेंगल पढ़ा था, यानी आयत के बारे में हमने जानकारी ली थी। और आज जो है वो बाकी वर्ग हैं, वर्ग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आगे जो चतुर्भुज बनते हैं यानी जो क्वाड्रेटिक शेष बचे हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्ग की, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के अंदर अभी 2D आकृतियाँ जो है उनका क्षेत्रफल के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद में 3D है पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 3D से आ रहे हैं, ठीक है। 2D से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन 3D जब हम पढ़ेंगे 3D के अंदर 2D के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम में आएंगे और उनके कई बार उनसे बीच में ऐसे 2D की जो आकृतियाँ बनती हैं वो बनती हैं और उनके क्षेत्रफल वगैरह अपने को ज्ञात करना होता है। और उसके बाद में जब बाकी आगे का जो क्वेश्चन पूछता है वो आगे हल होता है। तो इसलिए अपने को पहले इन चीज़ों का बेसिक जो जानकारी वो ज़रूरी है, उसके बाद में ही अपन वो आगे जो क्वेश्चन होते हैं वो कर पाते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन बनते हैं और वो सारे क्वेश्चन तभी होंगे जब अपने को पूरा जीरो से लेकर के और सारा ज्ञान अपने को होगा। उसके बाद में अपन ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो छोटे फॉर्मूले हैं, छोटी छोटी बातें अगर उनको भूल जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन अपने हाथ से जा सकता है। तो देखो, वर्ग आयत के बारे में मैंने पिछली क्लास में बता दिया था और आयतें के क्वेश्चन ही मैंने साथ साथ करवाए थे। आज मैं वर्ग और जो बाकी चतुर्भुज हैं उनके बारे में बताऊंगा और उसके क्वेश्चन मैं कम से कम करवाऊंगा, क्योंकि हम इनके सारे के सारे जो क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मतलब कभी आयत और वर्ग से संबंधित है तो कभी त्रिभुज और आयत से संबंधित है, कभी आयत और वर्ग से संबंधित है। तो यानी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मिले हुए क्वेश्चन है। अकेला किसी पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यानी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि भी आयत की लंबाई है चौड़ाई है उसका परिमाप बताओ क्या हुआ, नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आया है। यानी क्वेश्चन में दिया होगा कि आयत की लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है, तो और आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वो दोनों चीज़ें हमें जब तक नहीं होंगी तैयार तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपन इसकी सारी जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, आयत के बारे में हमने पढ़ा था। आयत में कल मैं एक बार फिर रिवाइज कर लेता हूँ कि आयत का जो ज्योमेट्रिकल जानकारी थी वो देखो क्या थी। यानी आयत इसमें लंबाई और आमने सामने भुजा समान होती हैं, ठीक है। ये जो बड़ी भुजा उसको अपन लंबाई बोलते हैं, छोटी भुजा उसको चौड़ाई जिसको बी से लिखते हैं, विड्थ, और ये आपकी लेंथ, ठीक है। प्रत्येक कोण इसमें समकोण होता है, आयत में प्रत्येक कोण समकोण होता है, आमने सामने भुजा बराबर होती है और 2 विकीर्ण होते हैं, दोनों विकीर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। प्रत्येक विकीर्ण आयत को बराबर 2 क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। ये सारी बातें अपन ने पढ़ी थी। एक ये था कि आयत के जो विकीर्ण होते हैं वो एक दूसरे को संबंधी बाधित करते हैं, मतलब जैसे ए बी सी और डी ये आयत है तो बी डी जो विकीर्ण है वो ए सी को बराबर 2 भागों में बांटेगा, ए सी है वो बी डी को बराबर 2 भागों में बांटेगा, ठीक है। ये चीज़ अपन पिछली क्लास में हमने सीखी थी। अब उसके बाद में हमने देखा था कि इसका जो परिमाप था वो क्या था, परिमाप जो था वो था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल जो था वो क्या था, वो था लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसका जो विकिरण की लंबाई हमने निकाली थी, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल हमने निकाली थी, वो थी √L² प्लस B²। ये 3 सूत्र हमने पढ़े थे इसके। और अब चलते हैं अपने वर्ग में। तो वर्ग के अंदर क्या होता है, देखो वर्ग है ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। यानी वर्ग है वो एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा समान है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। मान लेते हैं इस वर्ग की भुजा ए है, तो परिमाप जो है वो तो सीधी सी बात है कि परिमाप जो है वो तो क्या जाएगा, परिमाप तो हम जानते हैं कि वर्गों की मतलब जितने कोई भी आकृति है उसकी सभी भुजाओं का जो योग है वही परिमाप है। तो इसकी चारों भुजा समान है, इसका मतलब कि ए सारे जुड़ के क्या हो गए, 4 है। तो परिमाप तो कितना आ गया, 4 है। और इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या आएगा, यानी इसका एरिया जो है वो क्या आएगा, भुजा का स्क्वायर, A² आएगा, ठीक है। फिर इसका जो विकिरण होता है
विकिरण। पीछे वाले में भी हमने आयत में भी क्या पढ़ा था कि ये जो आयत था उस आयत में एक समकोण त्रिभुज बन रहा था, समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस में लगाई थी, उससे हमने विकिरण निकाला था। तो वही बात यहाँ पर भी है कि इसके जो विकिरण है, अगर हम विकिरण खींचे तो ये एक त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में विकिरण अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो विकिरण कर्ण अपन ज्ञात कर, समकोण त्रिभुज के आधार हो गया, ये भुजा हो गई, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और कर्ण निकालेंगे तो वो जो कर्ण होगा वही अपना यहाँ क्या है, विकिरण है। ये कर्ण यही तो भुजा है और यही अपना विकिरण है। तो विकिरण निकाले तो ये कितना आएगा, √2 इंटू ए, यानी √2 गुणा भुजा, ये आ गया इसका विकिरण। अब छोटी छोटी बातें और याद रखनी है। एक तो क्या है कि वर्ग के जो विकिरण है, विकिरण जो है वो एक दूसरे को, दो विकिरण होंगे, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को लंब संबंधी विभाजित करते हैं, संबंधी विभाजित करते हैं। विकिरण जो है ना वो एक दूसरे को लंब संबंधी विभाजित करते हैं। ठीक है ना, डायगोनल्स जो है वो एक डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पर विकिरण जो है एक दूसरे को संबंधी विभाजित करते हैं, समान भी होते हैं। विकिरण जो है वो एक दूसरे को लंब संबंधी विभाजित करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के लंबवत भी होंगे। ठीक है, ये विकिरण इसके लंबवत होगा, ये इसके लंबवत होगा, और बराबर दो भागों में बांटेगा, मतलब ये विकिरण जो है वो इसको बराबर, ये भाग और ये भाग बराबर बनाएगा। इसी प्रकार से ये विकिरण है, ये भाग और ये भाग बराबर बनाएगा। मतलब ये हुआ कि वर्ग के जो विकिरण है वो एक दूसरे को लंब संबंधी विभाजित करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न करेंगे जब बहुत ज़्यादा काम में आएगी चीज़, बार बार क्वेश्चन में ये कंडीशन अपन काम में लेंगे कि वर्ग के जो विकिरण वो एक दूसरे को लंब संबंधी विभाजित करते हैं, क्योंकि यही कंडीशन जो है वो समचतुर्भुज में भी होती है। समचतुर्भुज और वर्ग में फर्क इतना ही है कि वर्ग जो है उसको हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कहेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के लिए कंडीशन ये जरूरी नहीं है कि उसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्योंकि प्रत्येक समचतुर्भुज का अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री बन जाएगा तो वो वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो विकिरण जो एक दूसरे को लंब संबंधी विभाजित करते हैं, तो ये याद रखना है। फिर अगर आपको वर्ग का विकिरण दे रखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है चीज़। अगर विकिरण दे रखा है, जैसे मान लो कि विकिरण डी दिया है, ठीक है, तो उस स्थिति में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकिरण दे रखा है डी, तो उस समय वर्ग का क्षेत्रफल जो वो क्या होगा, 1/2d² होगा, क्योंकि वर्ग के जो विकिरण होते हैं वो लंबाई में बराबर होते हैं। ये विकिरण और ये विकिरण दोनों वर्ग के विकिरण लंबाई में बराबर होते हैं। अगर वर्ग का विकिरण दे रखा है तो उस समय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2d² कर लेंगे। ये याद रखना है ये सूत्र, क्योंकि प्रश्न में देगा कि अभी तक ये क्वेश्चन तो 6ठी-7वीं क्लास में आते हैं कि वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो 25 वर्ग सेंटीमीटर हो गए। ये प्रश्न नहीं पूछेगा। हाँ, ये प्रश्न पूछ सकता है कि एक वर्ग की विकिरण जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ कितना हुआ। तो वर्ग का विकिरण 10 सेंटीमीटर है, तो हम तो सूत्र याद करे बैठे हैं, कौन सा, भुजा वाला। तो फिर विकिरण की सहायता से हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे पहले, और फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों ना फिर ये विकिरण का अगर सीधा फॉर्मूला वो याद कर ले, क्योंकि ये फॉर्मूला अपने को आगे भी याद करना है। देखो कहाँ याद करना है कि 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब समचतुर्भुज में विकिरण जो है वो लंबाई में अलग अलग होते हैं और यहाँ पर लंबाई में समान है। तो वहाँ देखो मैं यही लिख देता हूँ कि अगर अपने पास से समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होगा 1/2 गुणा d1 इंटू d2, ये होगा। ठीक है, तो d1 और d2 क्या होंगे, उसके दो विकिरण होंगे, लेकिन यहाँ तो क्या है कि विकिरण तो दोनों समान ही है, d1 और d2 बराबर d लिख देंगे, तो इसलिए d इंटू डी गुणा हो गया d² बन गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो वो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आपका विकिरण का स्क्वायर। अब एक चीज़ और है कि एक वर्ग जो होता है ना, वर्ग के अंदर दो प्रकार के वर्त बनेंगे। इस प्रकार का प्रश्न कई बार आया हुआ है। देखो एक तो क्या होगा, अंतःवर्त, मतलब ऐसा वर्त जो वर्ग को की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है और वर्ग के अंदर और वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, इसको बोलते हैं अंतःवर्त। ठीक है, अगर वर्ग की भुजा ए है तो इस वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर वर्ग की भुजा ए है तो इस वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो इस वर्त की त्रिज्या जो है ना वो कितनी हो जाएगी, अंतःवर्त की त्रिज्या। ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में और क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, करेंगे आगे।
वर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, a/2। क्यों? क्योंकि जो वर्ग की भुजा है ये वर्त का क्या बन गया, व्यास बन गया। तो वर्त की त्रिज्या जो व्यास की आधी होती है। अब अगर ये वर्त ऐसा हो जो त्रिभुज के चारों शीर्षों से होकर गुजरे, इस प्रकार से हो, तो इसको बोलते हैं परिगत वर्त। परिगत वर्त या परिवर्त ही बोल देते हैं इसको, परिवर्त या परिगत वर्त बोलते हैं, परिगत वर्त की त्रिज्या। तो इस समय देखो क्या होगी त्रिज्या इसकी। तो देखो यही चीज़ अपन यहाँ के लिए कर लेते हैं। देखो ये हो गया वर्ग का विकिरण, और वर्ग का विकिरण अगर वर्ग की भुजा ए दे रखी हो तो वर्ग का विकिरण कितना होता है, ये अपन देखो अभी लिखा है, ये लिख रखा √2 × ए होता है। ठीक है, और वर्ग का जो विकिरण है वो क्या हो गया, वर्त का व्यास हो गया। तो परिगत वर्त जो है उसका व्यास कौन है, √2 × ए, और त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, √2a/2। अब 2 की घात ऊपर तो है आधी और नीचे 1 है, तो नीचे आधी बच जाएगी, यानी a/√2। तो परिगत वर्त की त्रिज्या जो है वो a/√2 आएगी। प्रश्नों के बीच में अपने पास आएंगे अंतःवर्त बोल कहेगा तो अंतःवर्त की त्रिज्या हम a/√2 यानी जो भुजा उसकी भुजा के आधी कर लेंगे। ठीक है, परिगत वर्त कहेंगे तो भुजा जो है उसमें √2 का भाग देंगे, तो वो अपने पास परिगत वर्त की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी जो बातें मैंने बताई हैं ये सारी बातें अपने को वर्ग के लिए याद रखनी है। आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी काम में आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है अपना अगला चतुर्भुज जो है वो है, इसी के साथ अपन पढ़ते हैं समानांतर चतुर्भुज। अगला जो चतुर्भुज है वो अपना है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो आयत और समानांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा अंतर है। आयत में भी आमने सामने भुजा बराबर थी और समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। यानी कि ये ABCD एक चतुर्भुज है, अगर इसमें आमने सामने भुजा ये AB और CD बराबर है, BC और AD बराबर है, तो ये समानांतर चतुर्भुज है। साथ में आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री था, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि आयत में दोनों विकिरण बराबर थे, इसमें दोनों विकिरण बराबर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों विकिरण बराबर हो जाएंगे तो फिर वो आयत बन जाएगा। साथ में हमने देखा था कि आयत के विकिरण एक दूसरे को संबंधी बाधित करते हैं, जबकि वर्ग के लंब संबंधी बाधित करते हैं। दोनों में अंतर है। देखो आयत के तो क्या करते हैं, संबंधी बाधित करते हैं, मतलब कि एक विकिरण जो है वो दूसरे को बराबर 2 भागों में बांटता है। और वही बात यहाँ समानांतर चतुर्भुज में होती है। समानांतर चतुर्भुज के जो विकिरण है वो भी एक दूसरे को संबंधी बाधित करते हैं। ठीक है ना, AC BD को बराबर 2 भागों में बांटेगा, BD जो है वो AC को बराबर 2 भागों में बांटेगा। ठीक है, और वर्ग में क्या था, यहाँ पर जो कोण था वो 90 डिग्री का बन रहा था वर्ग में, लेकिन आयत और समानांतर चतुर्भुज में ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो आयत समानांतर चतुर्भुज में क्या हुआ कि विकिरण जो वो क्या होते हैं, विकिरण एक दूसरे को संबंधी बाधित करते हैं, खाली संबंधी बाधित करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं ओनली। और उसमें क्या था, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, किसमें, स्क्वायर में। वर्ग में तो परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, यहाँ केवल बाइसेक्ट करेंगे, बराबर 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, एक ये चीज़ है। अब ये तो होगी इसकी ज्योमेट्रिकल बातें। अब इसका परिमाप तो वही बात हो गई कि चारों भुजाओं का योग करना। तो परिमाप का तो हम बात ही छोड़ते हैं, बस खाली 2 सूत्र 3 के लिए याद रखेंगे, एक तो वर्ग के लिए, एक आयत के लिए और एक वर्त के लिए। बाकी के लिए हम कोई भी अगर आकृति आती है तो उसमें अगर परिमाप निकालना तो सभी भुजाओं का योग कर देंगे। और वही बात है अगर इसका परिमाप निकालना तो जो आयत का होगा वही इसका होगा, क्योंकि इसमें दो बराबर भुजा होंगी। ठीक है, तो ये समानांतर चतुर्भुज की बातें होगी। अब देखो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है वो अपने को ध्यान रखना है। क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, सॉरी 1/2 नहीं आएगा, ओनली आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, केवल आधार गुणा ऊंचाई आएगा, न कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का होता है। ठीक है, त्रिभुज का डबल होता है। अब देखो इसमें आधार और ऊंचाई दो जगह आएगी।
जैसे मान लो कि आपने अगर आधार ए बी ले लिया, ठीक है, तो ऊंचाई ये हो गई। अगर आपने आधार ए बी ले लिया तो ऊंचाई हो गई ये, ठीक है। और अगर आपने आधार जैसे बी डी बी सी ले लिया, ठीक है, तो बी सी ले लिया तो इस इनके बीच की लंबवत दूरी जो है वही क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो जैसे आपने बी सी ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, बी सी अपने बी सी जो है वो हमने आधार ले लिया, तो ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी ऊंचाई, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें जो पर्सन आएगा वो इसी प्रकार से आता है। आधार जो है वो, जैसे मान लो कि ये कहेगा कि पर्सन में कोई किसी समानांतर चतुर्भुज के अंदर अगर एक भुजा को आधार मानते, एक भुजा को आधार मान करके और क्षेत्रफल निकालें, तो वो इस प्रकार से आता है। देखो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, चलो इससे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि चतुर्भुज ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी को आधार या यूँ कह दो, ए बी में ए बी से डी पर डाले गए लंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तथा ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर है, तथा ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर हुआ है, ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो बी सी पर ए से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। अब इसमें 4 बातें हैं, चारों में से कोई भी बात पूछ सकता है, 3, ठीक है। क्या देखो, मैं इसका चित्र बनाता हूँ ऊपर। पहले एक समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज हो गया, ए बी सी और डी, ठीक है। पर्सन में कह रहा है कि ए बी से डी पर, सॉरी ए बी पर डी से ए बी पर, ये ए बी अगर इस डी से इसके ऊपर लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया, ठीक है। इस डाले गए लंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और ए बी की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, बी सी की दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और करा कि बी सी से ए बी पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है, बी सी से ए डी, ये बाई की साइड हो जाएगा, ये लंब हो गया, ठीक है। इस लंब की लंबाई अपने को पूछी है कि इस लंब की लंबाई वो क्या होगी, ये मान लेते हैं कि एल है, तो वो क्या आएगी वो बताओ, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है कि अगर हम आधार ये मानते हैं तो ये ऊंचाई हो गई, तो इस त्रिभुज का इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, और अगर आधार ये मानते हैं तो ये फिर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। दोनों ही स्थिति में क्षेत्रफल तो एक या कर दिया निकल रहा है, लेकिन तरीका दो हो गया, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि सीधा मैं निकाल रहा हूँ शॉर्ट में, बस आंसर निकाले सीधे, कि अगर हम आधार ए बी लेते हैं और ऊंचाई अगर ये लेते हैं 10, तो ये क्या हो गया, इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। और यही क्षेत्रफल बराबर आएगा कब, जब हम आधार तो लें बी सी और ऊंचाई ले ये एल, क्योंकि इस ए से बी सी के ऊपर लंब ये तो है, ये एल हो गया, ठीक है। ए बी का मान अपने को दे रखा कितना, 15, तो 15 गुणा 10, तो ये आधार और ये ऊंचाई, ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। और बी सी अपने पास दे रखा है 12 और एल दे रखा है, ये एल हो गया, ठीक है ना। एल अपने को ज्ञात करना है, तो ये बी सी आधार हो गया और ये ऊंचाई हुई, तो भी क्षेत्रफल तो किसका निकलेगा, इसी समानांतर चतुर्भुज निकलेगा। अब दोनों स्थिति में भाई एक क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो बराबर, तो दोनों में से बराबर ही आएगा, तो दोनों से बराबर आ गया। यहाँ से एल का मान कितना आ गया, 15 गुणा 10/12, यानी कि 150 हो गया। 150 में 12 का भाग दोगे तो 12 कम 12 और 12 दूनी 24.5 सेंटीमीटर, तो 12.5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें
पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या कहेगा कि उसके आधार और ऊंचाई दिए हुए मिलेंगे और आधार गुणा ऊंचाई उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इसमें एक चीज़ और पूछ लेता है कि प्रश्न में कहता है कि कोई समानांतर चतुर्भुज है और उसकी दो भुजाएं जो है ना आसन भुजा दे दी, ए बी सी और डी। आसन भुजा कौन सी होती हैं? यानी दो भुजाएं जिनका एक बिंदु कॉमन हो, तो ये भुजा और ये भुजा आसन भुजा होगी। अब दोनों भुजा जैसे ये दे दी 10 सेंटीमीटर और ये दे दी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि और इसका एक विकेंड दे दिया, ठीक है ना, एक विकेंड दे दिया, जैसे बी डी विकेंड दे दिया। ठीक है, इस विकेंड की लंबाई उसने कह दी कि भाई 12 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्र इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। अब देखो हमारे पास न तो आधार तो चलो इसको मान लेते हैं या इसको मान लो, लेकिन ऊंचाई कहाँ है? ठीक है, तो ऊंचाई उस स्थिति में क्या होगा, अगर एक विकेंड दिया हो ना तो उस समय क्या होगा, हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कोई भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि जो विकीर्ण होता है वो समानांतर चतुर्भुज को बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटता है। तो अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे उससे 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर तीनों भुजा दे रखे हैं, तीनों भुजा दे रखे हैं तो हम हीरो का सूत्र लगाएंगे क्योंकि हम त्रिभुज अलग से पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि हीरो का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो हीरो का सूत्र लगा करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर उसको डबल कर देंगे तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना समानांतर चतुर्भुज से संबंधित छोटी छोटी बातें। फिर देखो अगला जो चतुर्भुज है अपना वो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज, ठीक है, ये होता है रोम्बस। ठीक है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या हुआ देखो कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों के चारों भुजाएं समान हो। ठीक है, लेकिन ये तो चारों भुजा तो वर्ग में भी समान होती हैं। ठीक है ना, लेकिन अंतर दोनों में एक है, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगी। अगर इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा तो फिर वर्ग ही बन जाएगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ठीक है ना, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो तो वो क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। हालांकि अगर चारों भुजाएं अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री तो भी उसको समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे एक लाइन पढ़ी थी कि वर्ग को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं लेकिन समानांतर चतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ठीक है, वो समचतुर्भुज कहलाएगा। अब समचतुर्भुज के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसके जो विकिरण होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं भाई, एक दूसरे के लंबवत भी होते हैं और एक दूसरे को बराबर 2 भागों में बांटते हैं। तो ये बी डी विकिरण है, ये सी को बराबर 2 भागों में बांटेगा और एस सी इस बी डी को बराबर 2 भागों में बांटेगा। साथ में दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत भी होंगे। ठीक है, तो ये याद रखनी है अपने को। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्योंकि बहुत बार हम ये देखेंगे कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा या इसका परिमाप निकालना होगा तो उस स्थिति में हमें कहेगा कि इसके दोनों विकेंड दिए होंगे, फिर कहेगा कि इसका परिमाप निकालो, क्षेत्रफल की बजाय परिमाप पूछ लेगा। ठीक है, तो फिर वो कैसे करेंगे, देखो इसके 2 विकेंड जैसे मान लेता हूँ मैं, इसको तो D1 मान लेता हूँ और इसको D2 मान लेता हूँ। दोनों विकेंड बराबर नहीं आएंगे, दोनों विकेंड बराबर किस में जाएंगे, अगर दोनों विकेंड बराबर हो गए तो फिर वो वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना, अगर चारों भुजा समान है और दोनों विकेंड बराबर है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो 2 विकेंड हो गए, तो उस स्थिति में इसका जो क्षेत्रफल है ना वो कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल यानी D1 गुणा D2। बस ये याद रखना अपने को। ठीक है, अब एक बात आती है कि अगर विकिरण दे रखे हो तो उस समय वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए देखो सीधी सी बात ये है कि पूरी विकिरण जो वो D1 है ये पूरा D2 है। अगर इतने से की बात करें तो ये तो D1/2 अगर ये D2/2 हो गया, आधे आधे हो जाएंगे क्योंकि ये भाग ये भाग बराबर है, ये भाग ये भाग बराबर है। ठीक है, तो फिर ये D1 और D2 हो गए। अब पाइथागोरस में लगाओ और ये भी निकाल लो। ठीक है, तो जो वर्ग की भुजा वो कितनी आ जाएगी, यानी वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी, भुजा है वो आ जाएगी अपने पास है √D1² ² प्लस D2² 4, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/2 तो ले लिया बाहर √D1² प्लस D2²।
लेकिन फॉर्मूले को अपन याद नहीं करेंगे, सीधा काम में लेंगे वहाँ पर कि विकेंड दिए होंगे तो विकेंड को आधा करके इस त्रिभुज की भुजा निकाल लेंगे और फिर दोनों के वर्गों का योग करेंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो अपने पास वर्ग की भुजा मिल जाएगी, इस चतुर्भुज की भुजा मिल जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि समचतुर्भुज समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर हैं, तो उस चतुर्भुज का परिमाप क्या करूँ? चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो। तो क्या आएगा? देखो विकर्ण दे दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमें उसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। परिमाप तो क्या होता है, चार गुना भुजा ही होगा भाई, चारों भुजा बराबर होती है, चारों को जोड़ना है तो 4 गुना भुजा होगा। तो कैसे निकलेगा? देखो परिमाप पहले भुजा चाहिए ना, तो भुजा सीधा निकाल रहा हूँ मैं अब यहाँ से। क्या होगा, जैसे यही चित्र हो गया अपना, ठीक है, और इसमें जैसे ये भुजा, ये तो दे दी 12 सेंटीमीटर की, ये दे दिया 16 सेंटीमीटर का। तो क्या ये 16 का है तो ये 8 और ये 8 हो गया, ये 12 का है तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज के अंदर अपन पाइथागोरस में लगा सकते हैं। तो यहाँ से सीधी जो वर्ग की भुजा वो क्या जाएगी, √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का 64, 6 का 36 और ये हो गया √100 और ये आ गया 10। और परिमाप निकालना है तो परिमाप हो गया 4 गुना भुजा। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल पूछता तो 1/2 गुना विकिरणों का गुणनफल। तो ये अपना था समानांतर चतुर्भुज, जिसके बारे में अपन ने इसकी बेसिक जानकारी ली। बाकी इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे हम, और वो जो क्वेश्चन होंगे वो सारे अच्छे जो क्वेश्चन है पीछे आए एग्जाम्स में आए क्वेश्चन है वो अपन करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। केवल हम एक बार तो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से परिचित हो रहे हैं। देखो अगला जो चतुर्भुज है वो अपन पढ़ रहे हैं समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रेपेजियम। समलम चतुर्भुज, ठीक है, ट्रेपेजियम। देखो क्या होता है, ये एक समलम चतुर्भुज होता है ना, इसमें कोई भी दो भुजा समानांतर होंगी, कोई दो भुजा समानांतर, कोई भी दो भुजा समानांतर। ठीक है, जैसे ये कोई ABCD, एक ABC और D, ये एक चतुर्भुज होगा जिसमें ये भुजा और ये भुजा समानांतर है। ठीक है, दोनों भुजा समानांतर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई भी दो भुजा समानांतर हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, इसका परिमाप जो वो तो क्या होगा, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, इसका कोई सूत्र नहीं है, चारों भुजाओं का योग करना अपने को। क्षेत्रफल जो वो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल जो है वो होगा इसका 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, और फिर गुणा में इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। यानी यूँ कह सकता हूँ मैं कि ये दूरी अगर मान लेते हैं कि h है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल अगर लिखें तो वो ऐसे लिखेंगे 1/2 गुणा समानांतर भुजा कौन सी हुई, AB + CD, ये तो समानांतर भुजा हो गई, और गुणा इनके बीच की दूरी कितनी होगी, h, ये हो गई। तो ये समलम चतुर्भुज होगा। समलम चतुर्भुज कौन सा था, जिसमें कोई भी दो भुजा समानांतर हो, वो समलम चतुर्भुज होगा। और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। अब देखो समलम चतुर्भुज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कंसेप्ट है, वो ध्यान में रखना अपने को, कि ये समलम चतुर्भुज है अपना ABC और D। ठीक है, ये इसका AC विकिरण हो गया और ये इसका BD विकिरण हो गया। ठीक है, और दोनों विकिरण जो है ना वो एक दूसरे को O पर काट रहे हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में ये जो
ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी बराबर ए डी बटे बी सी। ये एक कंसेप्ट है जो अपने को याद रखना है, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर समलंब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, ठीक है, तो देखो ये दो त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज तो ये और दूसरा त्रिभुज ये, और दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। और फिर सिमिलरिटी की कंडीशन लगा करके, और सिमिलरिटी अगर है तो उसमें क्या होता है, दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होती हैं। तो इसका मतलब कि ये भुजा और ये भुजा ओ ए अनुपात ओ सी बराबर ओ डी अनुपात ओ बी और बराबर ए डी अनुपात बी सी। ये चीज़ अपने को याद रखनी है, ये कंसेप्ट अपने बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो हमने जब चतुर्भुजों का वर्गीकरण किया था तो हमने 5 प्रकार के चतुर्भुज देखे थे, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो कोई भी चतुर्भुज दे दिया तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है, ठीक है, यानी इन 5 के अलावा कोई चतुर्भुज दे दिया, ये नहीं है तो ये तो स्पेशल नाम से आ गए क्योंकि इनकी कुछ विशेषता थी इसलिए इनको नाम दे दिया गया। अब कोई चतुर्भुज आ गया, ठीक है, तो कोई चतुर्भुज और उस चतुर्भुज में जैसे मान लो कि मैं एक चित्र बना रहा हूँ, ये चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, तो देखो क्या होगा, ए बी सी और डी ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है, और हमें प्रश्न में दे रखा है कि एक तो इसकी कोई भी एक विकीर्ण दे दी, ठीक है, और एक जो शेष 2 बिंदु बचे ना, दोनों बिंदुओं से इसके ऊपर लंब डाले हुए लंब की लंबाई दे दी, इस डी से ए बी के ऊपर लंब डाला, उसकी लंबाई हमें दे दी L1 और इसकी लंबाई दे दी हमें L2, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो क्या आएगा 1/2 चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण की लंबाई गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई का योग। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 1/2 गुणा विकर्ण तो कौन हुआ AC और गुणा इनके विकिरणों का जो योग है वो कितना हो जाएगा L1 + L2 योग है। तो ये सूत्र अपने को याद रखना है। अब इसके अलावा अगर कोई चतुर्भुज दे दिया तो उसमें विकर्ण दिया हुआ मिलेगा साथ में कि ये विकर्ण है, या फिर कोई ऐसा चतुर्भुज दिया हुआ मिलेगा जिसमें हम ये जो बाकी के जो चतुर्भुज पढ़ के आए हैं उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो आज ही क्लास में हमने सारे जो चतुर्भुज थे उनके बारे में बेसिक जानकारी हमने दी है। इन पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो अपन अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।